नमस्कार, मेरा नाम है विवेक शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं लंग कनेक्ट पे। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो डेवलप किया गया है लंग कैंसर पेशेंट्स और केयर गिवर्स की हेल्प करने के लिए। और बहुत सारी बातें करते हैं हम यहाँ पे लंग कैंसर से रिलेटेड और कई सारे स्पेशलिस्ट को भी लेकर आते हैं। आज हमारे साथ कैंसर में सर्जरी के भीष्म पितामह मैं कह सकता हूँ विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बिकॉज सर इज़ वन पर्सन जिन्होंने शायद सर्जरी लंग कैंसर या थोरेसिक सर्जरी आपने ग्रो करी है शायद। एंड सर हमें ये बताइए कि जो एवोल्यूशन है, पहली चीज़ तो मैं ये बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, मतलब लंग कैंसर, और क्या क्या एवोल्यूशन हो गए हैं पिछले 15 सालों में। तो देखिए, मेरा जो एक्सपीरियंस है ये लेट 1970 से है। 78-79 में जब मैंने रेजिडेंसी शुरू करी थी तभी लंग सर्जरी स्टेबलाइज हो रही थी, यानी कि लंग का ऑपरेशन होने के बाद उसका पोस्ट ऑपरेटिव केयर कैसे देखा जाए, ये हमारे देश में स्टेबलाइज हो रहा था। तभी हम बड़े बड़े ऑर्गन्स निकाल देते थे, पूरा लंग निकाल देते थे, बड़े दो लोब्स निकाल देते थे, तो पूरा गांठ अगर है तो पूरा एरिया निकालना ये तय था। और उस टाइम पे जो पेशेंट्स जो प्रेजेंट होते थे वो भी उनकी गांठें जो थी, बीमारियाँ जो थी बड़ी स्टेज में थी, क्योंकि एक तो उनकी अवेयरनेस नहीं होती है, अफोर्डेबिलिटी नहीं होती है, फैसिलिटीज़ नहीं होती है, तो मेजर सेंटर्स के आने के लिए उनकी तकलीफ़ें होती थी। वहाँ से लेके फिर बाद में धीरे धीरे टेक्निक्स बिल्कुल सुधर गई, पोस्ट ऑपरेटिव केयर, इंटेंसिव केयर वगैरह बढ़ गया, तो रिस्क कम होने लगे। जो पहले 5% मॉर्टेलिटी रेट हम लोग कहते थे, यानी कि 100 पेशेंट को आप ऑपरेट करो तो हो सकता है 5 पेशेंट घर ना जाए, यहाँ से आज कदापि एक भी मरीज में अगर 100 में से अगर कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो हम एक्सेप्ट नहीं करते, तो वो लेवल पे वो आ गया है। यानी कि ऑलमोस्ट देखिए 0% रिस्क कोई भी सर्जरी में नहीं होगी, थोड़ा रिस्क तो रहेगा, लेकिन लंग की सर्जरी से रिस्क आना ये बहुत कम हो गया। अगर इवैल्यूएशन में कोई ये हो गया, कोई अनफॉर्चुनेट हार्ट अटैक वगैरह आ गया तो अभी भी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन करीब करीब ना के बराबर है। तो ये हो गया मेकिंग सर्जरी सेफ फॉर द पेशेंट। दूसरी बात इसी है कि जो हम पूरा लोब निकालते थे, लंग निकालते थे, वहाँ से फिर साइंस इतना प्रगत हो गया कि हमें समझने लगा कि अगर ट्यूमर छोटा है, 2 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर से छोटा है, तो लंग का एक छोटा सा हिस्सा जो आपको मालूम भी ना पड़े, इतने करने से आपको सेम सर्वाइवल मिल सकता है। तो ये भी पता चल गया धीरे धीरे, तो आज वही स्टैंडर्ड हो गया है। तीसरी बात ऐसी कि पहले हम 10-12 इंच इंसिजर लगाते थे, वो हीलिंग होने के लिए टाइम हो जाता था, दर्द वो सालों चलता रहता था, बीमारी भूल जाए पेशेंट, सर्जन को नहीं भूलेगा कि भाई डॉक्टर साहब ने मदद तो बहुत करी लेकिन उन्होंने मार्क भी छोड़ दिया, ये होता था। तो आज हम मिनिमली इन्वेजिव यानी दूरबीन के सहारे वही सर्जरी उतनी अच्छी हम कर सकते हैं और वही क्योर दे सकते हैं। और जो पेशेंट पहले 10-10 दिन उठ नहीं पाता तो वो आज 48 घंटे में वॉकिंग नज़र आएगा आपको। और ये सर्जरी आगे चल के फिर रोबो यानी मशीन के सहारे भी की जा सकती है। थोड़ा कॉस्ट ज़रूर बढ़ता है, लेकिन इसमें पेशेंट का कंफर्ट लेवल, सर्जन का कंफर्ट लेवल दोनों का बहुत अच्छा होता है, रेडिकलिटी सेम होती है और बहुत अच्छी होती है। तो टेक्नोलॉजी, अवेयरनेस, अफोर्डेबिलिटी, एक्सपर्टीज ये जो बढ़े हैं, ये पेशेंट की लाइफ अच्छी तरह से आगे लेके जा रहे हैं। आज मैं ये तो कहता हूँ कि लंग कैंसर के ट्रीटमेंट में हमारा देश ऑलमोस्ट अबाउट 90-95% इक्विवेलेंट अमेरिका की इक्विवेलेंट है और कई यूरोपियन देशों से आगे, और एशियन में तो बहुत आगे हैं। सिर्फ चाइना के हमें कंपटीशन है क्योंकि उनके साधन जो है, उनको रिसोर्सेज जो है वो बहुत ज़बरदस्त है, तो वही प्रोग्रेस बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। और साइंटिफिक बैकग्राउंड पे सारे लोगों का कोऑपरेशन बहुत अच्छे होता है। तो अभी इस बीमारी के बहुत सारे पहलू हैं। एक है कि प्रिवेंशन जो करना, तो प्रिवेंशन में इन्वेस्टिगेशन होते हैं। तो आजकल क्या होता है कि जैसे कि जो एग्जीक्यूटिव चेकअप होता है वहाँ पे हम एडवाइस करते हैं कि सिर्फ एक्सरे चेस्ट ना करें। एक लो डोज स्पायरल सीटी स्कैन होता है जो 2500 रुपये में हो जाता है। तो इसमें छोटी छोटी जो गांठें होती है, हो सकता है कि उसमें से एक आध गांठ कैंसर की निकल जाए अर्ली स्टेज में, जहाँ पे 95% क्योर हम दे सकें, तो उसमें डायग्नोसिस हो जाए। तो ये लो डोज स्पायरल सीटी स्कैन ये प्रूव हो चुका है कि ये करने से कैंसर की मॉर्टेलिटी कम हो जाती है। दूसरी ऐसी है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, हमें पता है कि ये चीज़ें कैंसर के लिए रीज़न हो सकती है, इसके कारण हो सकता है, जैसे कि मोटापा हो, हार्मोन्स ले लें, स्मोकिंग करें, टोबैको कोई भी फॉर्म में आप ले लें तो उसमें ज़बरदस्त बढ़ावा आ जाता है कैंसर के इंसिडेंस में। बाद में एक्सपोजर टू कंस्ट्रक्शन, एक्सपोजर टू वेरियस एटमॉस्फेरिक पोल्यूशंस वगैरह ये हमें पता है। तो अगर ये अवॉइड कर दे, थोड़ा एक्सरसाइज रेगुलर कर दे, तो इंसिडेंस इटसेल्फ वो कम हो जाता है। तो
तो ये दूसरी बात हुई प्रिवेंशन के बारे में। ट्रीटमेंट के बारे में रेगुलरली चेकअप कराएं, ये बेहतर है। ये हम लोग सिर्फ आदमियों के लिए बात करते हैं, लेडीज़ के बारे में बहुत कम बातें होती हैं। देखिए, जब आप कुकिंग करते हैं तब जो भाप निकलती है, जो धुआं निकलता है, ये धुआं भी इनहेल करने से कैंसर का वो इंसिडेंस जो बढ़ सकता है। इसके लिए वो बराबर वेंटिलेटर होके बाहर निकल जाना चाहिए। कोई औरत को इससे तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इतना ही नहीं कि आपके घर में कोई पुरुष स्मोकिंग करते हो तो उनको डिस्करेज करिए, क्योंकि पैसिव स्मोकिंग से भी कैंसर का परसेंटेज बढ़ सकता है। तो ये सारा हमारा नॉलेज हो गया। ट्रीटमेंट के बारे में तो जनरली मैंने ऐसे बोल दिया। तीसरी बात ऐसी है कि इंटीग्रेशन इनटू द सोसाइटी। जैसे कि अगर कोई वर्किंग आदमी है तो जब तक वो वर्किंग बहुत फिजिकल एफर्ट नहीं लगता तो 99% लग के सर्जरी करा के वापस अपने काम पे आ जा सकते हैं। जब तक वो आदमी एथलीट ना हो या कोई बॉक्सर ना हो या बहुत चढ़ने का काम अगर ना हो तो उनको हम कम्प्लीटली नॉर्मल कर सकते हैं। ये होने के बाद अगर एडवांस कंडीशन में जो पेशेंट आता है उसमें स्पेशल इन्वेस्टिगेशन होते हैं। ट्यूमर में मोलिकुलर डायग्नोसिस नाम की एक चीज़ है। पहले हम बोलते थे कि साइज़ के ऊपर उसका स्टेजिंग करें, उसके बाद में बोलते थे लिथोलॉजी करें, यानी स्टेजिंग जो पैथोलॉजी का रिपोर्ट आता है तो एक है हिस्टोपैथोलॉजी, दूसरा है इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री। आज जेनेटिक एनालिसिस जो होता है ट्यूमर का, उसके सहारे हम बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एक ज़माने में जैसे हमने जब करियर शुरुआत करी 1980 में, कभी अगर स्टेज 4 वाला यानी अगर छाती में अगर पानी हो गया है किसी आदमी को तो उसे तो हम बताते थे कि भाई ठीक है, आप पूजा-पाठ कर लीजिएगा, आपका समय आ गया। बस उनके फैमिली वालों को बोलते थे कि भाई इनको खुश रखिए। आज ऐसे लोगों में अगर जेनेटिक म्यूटेशन पॉजिटिव निकल गया, ऐसा आदमी 10-15 साल जी सकता है, स्टेज 4 वाला। तो अभी इसके बाद अभी लेटेस्ट पिछले 3-4 साल से इम्यूनोथेरेपी भी बहुत बढ़िया शुरू हो गई है, जिससे बीमारी करीब गायब हो जाती है। अभी भी ये ट्रीटमेंट थोड़ी महंगी है, लेकिन धीरे धीरे मुझे बहुत विश्वास है कि ये भी अफोर्डेबल रेंज में ज़रूर आ जाएगी। तो जो पहले हम समझते थे कि कैंसर लंग यानी मौत का बुलावा, यानी भाई आप अपना बैग पैक करके रखिएगा, जाना है, ये अभी आप खुशी से बोल सकते हैं कि ये अभी सच नहीं रहा। तो बहुत अच्छी तरह से हम इसका इलाज कर सकते हैं, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। तो भागना नहीं है, पास वाले डॉक्टर के पास चले जाइए। सर, आपने क्योंकि आप सर्जन हैं और बड़ी सारी चीज़ें बताई, आपने एक बहुत अच्छी चीज़ बताई है कि विमेन में जो कैंसर की बात आप कर रहे थे। मैंने कहीं रिसेंटली एक आर्टिकल पढ़ा था कि जो एल्क या इस तरह की म्यूटेशन वाले कैंसर होते हैं जो नॉन स्मोकर्स में होते हैं, तो एज अ सर्जन जब आप अंदर देखते हैं, लंग में देखते हैं, तो क्या किस तरह का मतलब स्मोकर्स का और नॉन स्मोकर का ट्यूमर होता है सेम होता है या कुछ डिफरेंट होता है? देखिए, स्मोकर्स में ज़्यादातर स्क्वैमस सेल नाम के कैंसर होते हैं। ज़रूरी नहीं कि स्क्वैमस सेल हो, एडिनोकार्सिनोमा हो सकता है, लेकिन लेडीज़ में एडिनोकार्सिनोमा ज़्यादा हो सकता है। और ये जो म्यूटेशन का आप जो बोल रहे हैं, EGFR कहिए, एल्क कहिए, ये म्यूटेशन लेडीज़ में बहुत ज़्यादा होते हैं। हाँ, तो उनका जो इलाज है वो टैबलेट से भी सर्जरी करके उनको प्रोलॉन्ग सर्वाइवल करने के लिए उनको टैबलेट्स जो टारगेटेड थेरेपी के ये है वो ले सकते हैं। अगर एडवांस कैंसर में वो प्रेजेंट कर लें तो ये टारगेट थेरेपी से बीमारी करीब गायब हो सकती है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब हमारे साथ आने के लिए और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन एक कैप्सूल में देने के लिए। आप सर्जन हैं लेकिन आपने फिजिशियन वाला काम कर दिया। एक कैप्सूल दे दी, इसमें हम सबको मतलब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई। एंड आप सुन रहे थे मुझे यानी कि विवेक शर्मा को, विद डॉक्टर रमन देशपांडे जो कि जाने माने कैंसर सर्जन हैं, और डॉक्टर साहब ने इंडस्ट्री को या फ्रेटर्निटी को ग्रो किया है, इसमें बहुत बड़ा योगदान है सर का। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।